जय हिंद बच्चों। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में। तो पहले देखिए कि प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं। आपका जो भारत देश है वो कई राज्यों और कई प्रदेशों में विभक्त किया गया है। जिस राज्य में जिस भाषा को बोलने वाले अधिक से अधिक लोग होते हैं वहाँ पर उसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है और इसे बहुत से लोग समझते भी हैं। तो हमारे यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी राजभाषा है उसका दर्जा हिंदी को दिया गया है। उसके बाद दूसरी भाषा जो है, दूसरी भाषा को मान्यता किसे प्राप्त है? वो दूसरी भाषा जिसमें राज्य के कामकाज किए जाते हैं वो भाषा है अंग्रेजी। और अंग्रेजी तो ऐसी भाषा है जिसको संपूर्ण विश्व बहुत अच्छे से समझता है और बोलता है। फिर उसके बाद आती है राष्ट्रीय भाषा। किसी राष्ट्र की वह भाषा जिसे संपूर्ण देश थोड़ा थोड़ा समझने का सामर्थ्य रखता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का बहुत ही भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई और राजभाषा तक ही सीमित रह गई। क्योंकि भारत देश में अनेक जाति, भाषा और अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनकी अपनी अपनी भाषा है, इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने में समर्थ हो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंग्रेजी को यह गौरवपूर्ण पद युगों युगों से प्राप्त है। उसके बाद आता है भाषा के अंग। भाषा के अंग यानी कि भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ। भाषा के अंग 4 हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है शब्द और चौथा है वाक्य। पहले आपके मुख से कोई ध्वनि निकलती है, फिर उसके बाद वर्ण निकलता है, फिर वही सार्थक शब्द बनता है, फिर वही शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनता है। यही भाषा का अंग है। उसके बाद आप लोग भाषा परिवार के बारे में थोड़ा सा जान लें। विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं हैं, लेकिन उसमें कुछ ही मुख्य हैं। और जैसे कि 12-13 भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से दी गई हैं, उसमें
भारोपीय भाषा, द्रविड़ भाषा, चीनी भाषा, सेमेटिक भाषा, हेमेटिक भाषा, आग्नेय, यूराल, आल्टाइक, वांटू, अमेरिकी, काकेशस, सूडानी, बुशमैन, ये 11-12 भाषा परिवार है। और हमारी जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय परिवार से है। और हमारे भारत देश में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार हैं। पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आष्ट्रिक, चौथा है चीनी तिब्बती। और इसको बोलने का प्रतिशत क्या है? जो हमारी भारोपीय भाषा है इसको हमारे देश में बोलने वाले लोग 73% हैं। द्रविड़ को बोलने वाले 25% हैं। आष्ट्रिक को बोलने वाले 1.3% हैं और चीनी तिब्बती को बोलने वाले 0.7% हैं। और हिंदी भाषा से कुछ मुख्य तत्व हैं, इसे भी आप लोग जान लीजिए। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। आकृति रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अब इसका विकास देख लीजिए कैसे हुआ है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी। अब आप लोग जानते ही हैं कि वैदिक भाषा संस्कृत और बौद्ध भाषा प्राकृत, पाली और जैन भाषा प्राकृत है। उसके बाद अवहट्ट, अपभ्रंश, ये कैसी भाषाएं हैं? यानी ये सब ऐसी भाषाएं हैं कि भारत पर जब अनेक लोगों ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वो आते थे और अपनी भाषा को लेकर यहाँ आते थे और उनका प्रयोग करते थे। यानी तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, ये सब क्या है? ये सब अपभ्रंश है और इसी अपभ्रंश से आपकी हिंदी निकली है। उसके बाद आप लोग ये जान लीजिए कि आपकी प्राचीन हिंदी का समय कब से है। आपकी प्राचीन हिंदी का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, जिसमें सबसे पहले 8वीं शताब्दी में स्वयंभू कवि द्वारा पौमचर्यु नामक काव्य लिखा गया। यानी कि पौमचर्यु मतलब राम काव्य। उसके बाद धनपाल कवि द्वारा भविष्यत कहा, ये अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। उसके बाद पुष्पदंत का महापुराण, पुष्पदंत का महापुराण, जसहर चर्यु, ये भी किसमें है? अपभ्रंश भाषा में है। उसके बाद आपका हिंदी जो है 3 काव्यों में बांटा गया है, 3 काल में बांटा गया है। वो है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में जो भी रचना हुई है वो अनेक कवियों द्वारा हुई है
और उसमें मुख्य रूप से 3 कवि हैं, मुख्य रूप से 3 हैं। एक तो है सिद्ध सामंत के, फिर नाथ संप्रदाय के, फिर उसके बाद नाथ संप्रदाय के बाद आपका आता है आधुनिक काल की हिंदी।